जोहार। जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव और कोडरमा लोकसभा के प्रभारी राजदेश रतन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रतन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके इस चैनल देखने वाले को सभी को हम झारखंडी जोहार कहते हैं। लोकसभा का चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया है और 16 अप्रैल से चुनाव है। इस वक्त जेबी केसेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हम ये तो नहीं दावा कर सकते हैं कि हम लोग 14 सीट पर जो है वो पूरी तरह से मजबूत हैं और वो झारखंड के 14 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो हम लोग 3 या 5 तक जो हम लोग सीट को देख पा रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों के अभी पहुँच हैं, उन सारे जगहों पर जो है वो हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि हम लोग ज़मीन तक पहुँच करके चुनाव को लड़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। और चूँकि हम वहाँ के लोकसभा के माने क्या कहते हैं, प्रभारी हैं, और हमको प्रभारी मिलने के साथ जो है वो 12 और अलग, मतलब 6 पर्यवेक्षक और 6 अलग-अलग विधानसभा के जो हैं वो प्रभारी मिले हैं। हम लोग सब लोग मिल कर के और जन-जन तक जो है वो बूथ कमिटी जिसको बोलते हैं, बूथ तक जो है वो पहुँच करके हम लोगों का हर 4 यूथ हर बूथ पर होगा। ये योजना के साथ हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, और हर जगह पर जो हमको पूरा भरोसा है कि जिस तरह की बदलाव की बयार चल रही है, हम लोगों की विचारधारा जन-जन तक पहुँच रही है, निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव आप देख पाएँगे। आप कह रहे हैं कि सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे, लेकिन कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अभी तक जेबी केसेस का संगठन जो है लगभग बताया जा रहा है कि 20% तक ही हो पाई है। तो फिर चुनाव नज़दीक है, फिर समीकरण को आप कैसे भेद करेंगे? क्योंकि वहाँ एक बड़े से बड़े लोग का जो है सो ये रहेगा, देखिए, स्थापित दल जो है। नहीं, आपको हम बताना चाहते हैं कि ये निश्चित रूप से हो सकता है कि कागजी स्तर पर अगर यदि आप बात करेंगे, तो जेबी केसेस का 20 या 40% का पहुंच रहा होगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जान सब लोग रहे, हमारी विचारधारा के साथ सहमति सभी लोगों की है। अब सिर्फ एक खाना पूर्ति करना है कि कौन प्रखंड में रहेंगे, कौन जिला स्तर पर रहेंगे, कौन कहाँ पर रहेंगे, तो उस स्थिति को तय करने में हमको लगता है कि मुश्किल से 20 से 25 दिन ऐसा रहेगा, जिसमें कि हम लोग आसानी से जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और सिर्फ एक पोस्ट अगर यदि आप बात करें कि हम लोगों को पद से प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर हम लोगों को लेकर के जाना है, तो इस प्रक्रिया में हम लोग 20-25 दिन अगला जो आप देखेंगे, वो कोडरमा के 6 विधानसभा में हम लोग अपना प्रसार जो है 90-95% तक कर लेंगे। आप कोडरमा 6 विधानसभा की बात कर रहे हैं। चलिए हम लेते हैं आपका एक विधानसभा क्षेत्र रायधनवार का। तो रायधनवार विधानसभा से इस वक्त वर्तमान में जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, तो एक मजबूत दावेदार है, उसको आप लोग कैसे भेदेंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि चूंकि अभी तक वो एक माने क्या कहते हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, और अब जो हैं वो बीजेपी के साथ भी हैं। लेकिन इतना बात आपको समझना पड़ेगा कि विचारधारा की जो लड़ाई होती है वो बहुत मजबूत विचारधारा की लड़ाई होती है। जैसे उस तौर पर आप लोगों को हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि बीजेपी एक बहुत मजबूत दल है, लेकिन वो दिल्ली में भी बहुत सारे गत्तावर नेता के साथ जो है वो विधानसभा लड़ती है। लेकिन आप जिस तरह से देखते हैं कि उतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में वो 2 से 3 सीट लेकर के नहीं आ पाती। तो हम लोग इन चीज़ों को लेकर के विचलित नहीं, अपनी बातों को स्पष्टता के साथ जनता के साथ रखेंगे, अपने एजेंडा को जनता के साथ रखेंगे, और जब हम लोग चुनाव लड़ने जाएंगे तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अपनी मेहनत में। और जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि नई विचारधारा यहाँ के लोगों की बात, चूंकि अगर यदि बाबूलाल की बात करें, तो इतना दिन से अगर यदि उनको वोट मिला है तो उसके लिए क्या विकास हुआ, आप हमको बता दीजिए। आप ही हमको बता दीजिए ढिबरा को लेकर के उनकी क्या पॉलिसी रही। आप ही बता दीजिए वहां का सड़क की बात करें तो क्या पॉलिसी रही। वहां जो है वो हाईवा में भर भर करके पत्थर भेजे जाते हैं, वहां अफसरशाही इतना ज्यादा है कि जिसको मन करे, अगर यदि 4 गो हाईवा पकड़ लिया है तो उसमें 2 गो को हल्के से छोड़ दिया गया है, 2 गो अगर यदि पैसा नहीं दिया तो दिखा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी उसी प्रकार की है, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति लच्चर है, सड़क की स्थिति लच्चर है। अगर यदि छोटी सी हल्की सी हवा चल जाए तो राजधनवार में आपको लाइन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सारी समस्याओं को अगर यदि आप एक साथ देखेंगे तो टोकरी भर समस्या तो राजधनवार विधानसभा में है। आप बोले कि टोकरी भर रायधनवार विधानसभा में है। जेबी केसेस जो है, जब धनबाद के एरिया में और बोकारो के एरिया में है, कोयला की जो कंपनी है उसके बीसीसीएल सीसीएल के खिलाफ वो जो उठ सकती है, जब उसके खिलाफ उठती है तो वहाँ ढिबरा को लेके आवाज क्यों नहीं उठा रही है? उसके बाद केटीपीएस का जो मामला है, जो वहाँ विस्थापित मामला है,
जयराम जी के कानों में बहुत आवाज़ जा चुकी है, अजय राणा जी वग़ैरह वहाँ दिखाए हैं। तो वो उस मामला पे आज तक जेबी केसेस का क्या प्रतिक्रिया है? एकदम तो नज़र नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, अगर यदि आपने गौर नहीं किया है कि केटीपीएस को लेकर के जयराम जी ने खुद और हम उस सभा में भी रहे हैं, केटीपीएस को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पर दौरा भी किया था और वहाँ के जो भी अधिकारी हैं, उन लोगों से बात भी किया था। आप कह रहे हैं कि अलग-अलग बोकारो एरिया में माइन्स वगैरह को लेकर के जो है वो जेबी केसेस अपनी बातचीत रखती है। एक बात आपको समझना पड़ेगा जो सच्चाई है कि जब शुरुआती दौर में जेबी केसेस स्टार्ट हुई थी, तो ये एक कुर्मी बहुल क्षेत्र में जो है वो बहुत मजबूती से, तेज़ी से पकड़ लिया था। आप राजधनवार की बात करेंगे तो वो नॉन कुड़मी एरिया है और नॉन कुड़मी एरिया में जो है वो संगठन का विस्तार निश्चित रूप से थोड़ा-सा स्लो है। लेकिन आपको हम विश्वास दिला रहे हैं कि जब तक चुनाव का दौर आ रहा है, जब तक हम लोग लोकसभा से विधानसभा तक जाएँगे, तब तक संगठन अपनी पूरी मजबूती पर होगी और जिस तरह की आप बात करें हम लोग हर माइन्स को विज़िट करेंगे, हम लोग हर उस जगह को विज़िट करेंगे जहाँ पर आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। आम जनता के साथ। जैसे देखिए अभी ढिबरा की जो बात हो रही है, वहाँ ढिबरा में अब तक तो आवाज़ उठना चाहिए ना। वहाँ काफ़ी लोग पीड़ित हैं। वहाँ जो स्थानीय लोग जिसका रोज़गार वही है, उस रोज़गार को अभी तक ना वो क्या बोलते हैं उसको नीलामी लीज़ हुआ है, ना ही कोई कंपनी बैठी है जिसकी वज़ह से उसको रोज़गार मिले और वहाँ जो स्थानीय जनता है, अगर ढिबरा कोड़-कोड़ के बेच भी रहा है, तो उसके ऊपर भी पुलिस जो है सो बर्बरता से लाठीचार्ज वगैरह उसके ऊपर एफआईआर करती है। तो इस पे कुछ भी तो संज्ञान होना चाहिए, तब ना समझे, वहाँ के लोग तब ना जेबी केसेस को सपोर्ट नहीं, करें। निश्चित रूप से आपकी बातों से हम सहमत हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी हम लोगों का जन समस्या को हम लोग सारे लोगों को न मने ट्रैक कर रहे हैं और उन सारे ट्रैक्ड जनसंज्ञान को लेकर के हम लोग जो है वो आवाम के बीच में पहुँचेंगे अपनी बातों को हाँ, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर यदि बदलाव का बयार झारखंड में बह रहा है, राजधनवार उसका भागी हुआ, तो जो-जो बेसिक समस्या रही है वहाँ पर, उन सारी समस्याओं को जो है वो हम लोग दूर करेंगे और वो भी एक बढ़िया नीति बना करके विधानसभा से। जयराम जी क्या लगता है कि वो जो है थोड़ा नेगेटिव पॉलिटिक्स की ओर नहीं भाग रहा है? क्योंकि अपने मुद्दा से वो भटक रहा है। जैसे आप कहने का मतलब क्या चाहते हैं? हम तो बोलते हैं कि जयराम जी बेहद सकारात्मक है झारखंड को लेकर के। आप कहाँ से कह सकते हैं कि जयराम जी जो हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं? हाँ, बता रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा को लेके ये उठे थे, सबसे पहले भाषा से शुरुआत हुई। भाषा के बाद आ गए खतियान पे। खतियान पे स्थानीय नीति को लेके आ गई। फिर आ गए माइन्स वगैरह जो ज़मीन अधिग्रहण है, विस्थापितों की समस्या को लेके आ गए। अब ये सारे समस्या में सारी चीज़ों में देख रहे हैं कि धीरे-धीरे वो पीछे होते जा रहे हैं। सक्सेस कोई नहीं मिल रहा है। वो जो तस्वीर सामने नज़र आ रही है, उसके बाद वो सीधा जो है सो पॉलिटिकल में आ गए हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो सो घोषणा भी कर दिए हैं और इसके बाद धीरे-धीरे जो समिति की विस्तार हुई, उसमें से कुछ पुराने लोगों को छोड़ते गए हैं, नए लोगों को ऐड भी किए हैं। अंदर खाने से पता चल रहा है कि पुराने लोगों में कुछ ऐसा टूट है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये अवसर को देख के और थोड़ा-सा भाग रहे हैं? देखिए, आपके प्रश्न में कई प्रश्न हैं, मैं एक-एक करके सिलसिलेवार तरीके से इसका उत्तर देना चाहेंगे। सबसे पहले जयराम जी बेहद पॉज़िटिव और पूरा जेबी केसेस जो है वो बेहद पॉज़िटिव राजनीति कर रही है। दूसरी बात है कि हम लोग मुद्दा से बिल्कुल नहीं भटके हैं, हम लोगों का मुद्दा 1932 है, उसके आधार पर झारखंडियों की पहचान हो ये पहला। हम लोग नियोजन की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि लास्ट जो सर्विस सेटलमेंट है उसके आधार पर जो है वो नियोजन नीति झारखंड में बननी चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि पुनर्वास की व्यवस्था जो है वो आप स्थापन के पहले करिए। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड की नौकरियों में जो है वो झारखंड का कम से कम 90% सरकारी नौकरियों में जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए और उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि जो प्राइवेट नौकरी है उसमें जो अभी 75% की बात चल रही है उसको आप 85 के इर्द गिर्द लेकर के आइए ताकि जो है वो झारखंडियों के साथ इंसाफ हो। ये सारा मुद्दा जो है वो तब भी हम लोगों का था, आज भी हम लोगों का मुद्दा है। अब अगला आपने कहा कि संगठन विस्तार की बात आपने कही। हम एक बात बताना चाहते हैं कि संगठन विस्तार की जो पत्र निकली है क्या वो कोई रामायण या कुरान है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है? हम लोगों ने जब विस्तार किया तो उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा कि आने वाले समय में जो है वो कुछ नए पदाधिकारी यदि कहीं छूट गए या उनका जो है वो अलग तरीके से चीज़ों को सोचा जा रहा है, तो आने वाले समय में जो है आप देखेंगे कि इसमें बदलाव दिखेगा। जो छूटे हैं, वो जेबी कैसेस के फाउंडर हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जेबी केसेस के फाउंडर है, वो एक रीड है, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। नहीं, ये सब जो है वो एक अफ़वाह है, आपको हम बताना चाहते हैं कि जितने भी फाउंडर रहे हों या जो भी सदस्य रहे हों, सबके लिए कुछ बेहतर सोचा जा रहा है। वो अभी पहली प्रणाली थी उसमें जिसमें कि निकाला गया है। अब सब आप जो आने वाले समय में देखिएगा कि जो-जो मतलब अभी बहुत सारा हम लोगों का बचा हुआ है, जैसे हम लोगों ने ओबीसी मोर्चा को अभी तक नहीं घोषणा किया है हम लोगों ने। हम लोगों ने अभी तक जो है वो किसान मोर्चा की घोषणा नहीं की है। हम लोगों ने अभी तक जो है बुद्धिजीवी वर्ग का घोषणा नहीं किया है। हम लोगों ने अभी तक जो है वो चुनाव समिति की घोषणा नहीं की है।
तो अभी बहुत सारी रिक्तियाँ हमारे संगठन में हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा और बड़े-बड़े जो भी चेहरे हैं, जो अगर यदि उन लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच करके रखा गया है, जिसको आप 26 या 27 तारीख को देख पाएँगे। राजदेव जी, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता जान भी रही है कि टाइगर जयराम महतो और जेबी कैसेस क्या चीज है। जनता ये चीज को देख रही है, उसे रीड भी कर रही है। चुनाव नजदीक है, किन्हें वोट देना है, किन्हें नहीं देना है, जनता ये बारीकी से समझ रही है। जनता ये भी देख रही है कि जेएमएम आया और उन्होंने झारखंड अलग की मांग की, क्रांति करा। महाजन के खिलाफ दिसोम गुरु शिबू सोरेन उतरे और उन महाजन प्रथा को खत्म करते हुए झारखंड अलग लिया। उसी दरमियान से आजसू भी वहीं से आंदोलन से निकला, उन लोग की उपलब्धि रही। टाइगर जयराम महतो जेबी कैसेस कह रही है कि ये आंदोलन है, मैं क्रांतिकारी हूं, मैं आंदोलनकारी हूं, लेकिन इनकी उपलब्धि नहीं नजर आ रही है, जनता ये देख रही है। देखिए इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर यदि आप इनकी उपलब्धि नहीं देख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो है वो कैमरा काम नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए कि क्या पूरे जो उपलब्धि आप गिनाइए, मैं आप बता रहा गिनाइए। हूँ, हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लाखों-लाखों की संख्या, हज़ारों की संख्या जो देख रहे हैं, जिन्हें बिना पैसा का जो माने हुजूम हम लोगों के पास आ रहा जन है। सैलाब हुजूम है, लेकिन हाँ। उपलब्धि क्या नहीं, है? नहीं, मैं आपको हाँ, बताना चाहता हूँ, ये उपलब्धि ये है कि इतना लोगों का हम लोगों ने विश्वास अभी तक जीता है, तभी वो लोग हम लोगों के पास आ रहे हैं। उन भीड़ तो लोगों मोदी वाला में भी है ना। देखिए, मोदी जी एक एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन की आप बात कर रहे हैं, आप मोदी और हम लोगों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। उनके पास जो सुप्रीम कोर्ट है, ईडी है, बीडी है, जीडी है, जितना भी चीज़ देश का है उनके पास है। हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है, हम लोगों के पास अपनी पहचान भी नहीं थी आज से 2 साल पहले। तो आप उतने बड़े लोगों से हम लोगों की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन उपलब्धि की हम बात आपको बताना चाहते हैं, जयराम महतो की उपलब्धि ये है कि आज जयराम महतो का झारखंड का जन-जन व्यक्ति इस बात पर भरोसा करता है कि ये व्यक्ति आएगा, झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव करेगा, प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा, विस्थापन के ऊपर बढ़िया नीति बनेगी। वो ये भी बात कर रहे हैं कि नियोजन के ऊपर बढ़िया नीति बनेगी, हर झारखंडी को पहचाना जाएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, हर जगह पर झारखंडियों को नौकरी मिलेगी। और आज के जहां पर जो है वो आप कह लीजिए कि सऊदी अरब हो या फिर बाहर में जहां पर लोग आप कहिए कि टॉयलेट का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, वो सारे लोगों को झारखंड में रोजगार मिल पाएगा, जिसके चलते एक सुखी झारखंड का निर्माण हो पाएगा। झारखंड के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अभी तक जयराम को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इस बात को मानते हैं कि नहीं? आप बुद्धिजीवी वर्ग किसको कहते हैं? बुद्धिजीवी वर्ग मतलब कौन? जो कौन? जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, अपने आप को पॉलिटिक्स वो समझ पा रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, हम अपने एमबीए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या पढ़ने की ज़रूरत है? अभी मास्टर डिग्री अगर यदि आपने कर लिया है, साथ में माने क्या कहते हैं पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और हम सिर्फ जयराम जी के विचारधारा के चलते यहाँ पर हैं और हमारे जैसे लाखों जवान जो है वो जयराम जी के साथ हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी लोग उनके साथ नहीं है? सबसे पहले जयराम जी के साथ जो है वो बुद्धिजीवी ही जुड़े हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा का प्रसार था। आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, आज वो तो तक रीड कर रहे हैं ना, वो ये भी रीड कर रहे हैं कि पहले जो गुरुजी के काल का था, वो और आजसू के टर्म का, 1973-72 की बात हो या अभी का, उस टाइम की बात और अभी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, वही विचार है। और धीरे धीरे जयराम वही विचारों के साथ साथ पॉलिटिक्स में लोग कह रहे हैं कि रोटी सेकने में ही कामयाब हो रहे हैं। तो थोड़ा सा है। देखिए, ये तो अगर यदि आप किसी भी चीज़ का नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं, वो अलग अलग बात है, लेकिन सकारात्मक रूप से आपसे हम कहना चाहते हैं कि गुरु जी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी के बेटे जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो आंदोलन से नहीं आए हैं। वो एक परिवारवादी राजनीति का महज उपज हैं और वो चाहते हैं कि जब हम चीफ मिनिस्टर से हट जाएँ, तो मेरी पत्नी चीफ मिनिस्टर बन जाए, उनका भाई जो है वो चीफ माने क्या कहते हैं, अपने जो है वो विधायक हैं, उनकी भाभी खुद मिनिस्टर हैं और आने वाले समय में एक पारिवारिक राजनीति को वो बढ़ावा दे रहे हैं। गुरु जी की बात है, वो सच में राजनीति में आए थे, वो एक आंदोलन से आए थे। हम लोग इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि लोग सकारात्मक हैं, लोगों में अंदर हम लोगों के अंदर विश्वास है और आपको बता दे रहे हैं कि जो विश्वास लेकर के आज आम जनता जो है वो हम लोगों के ऊपर इतनी भरोसा निष्ठा दिखा रही है, उसको हम लोग किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। अगर यदि ये टूटता है तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए इसको राजनीति का तौर नहीं दे करके एक आंदोलन और राजनीति का एक बीच का धार हम लोग निकाल करके चल रहे हैं, जो सड़क से लेकर के हम लोगों को सदन तक लेकर के जाएगा। हाँ। और आपको बता रहे हैं कि आम जनमानस के लिए जो है वो रणनीति बनाने में और बढ़िया नीति बनाने में हम लोगों की मदद करेगा। आप कह रहे हैं आंदोलन से, ठीक है, मानते हैं। जो विस्थापित दल, जो अस्थापित दल है, सॉरी, जो अस्थापित दल है, वो अस्थापित दल अपने आप में आप अभी का दौर जो है, वो सीधा कह सकते हैं कि पैसे पे खेल होता है। तो उन जो बड़े बड़े स्थापित दल है, उनको आप कैसे भेदेंगे? उससे उसके लिए उसके सामने आपकी तो चुनौती है। इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, निश्चित रूप से मानते हैं, लेकिन हम लोगों का उसके पास तो काट है। चुनौती को आप कैसे भेदेंगे? मैंने मुझे बोलने दीजिए। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति के पास जो चीज होता है वो उसी को बांटता है। मेरी बात आप समझ लीजिए।
आपके पास अगर यदि पैसे हैं तो आप पैसे बाँटेंगे, हमारे पास अगर यदि सूचना है, जानकारी है, जागरूकता फैलाने की क्षमता है, तो हम लोग वो बाँटेंगे। हम तो जनता को खुले मंच से कह रहे हैं कि जो लोगों जिन नेताओं के पास पैसा है, सारे लोगों से आप दिल खोल कर के पैसे लीजिए। सिर्फ़ अपना वोट जो है वो हम लोगों को दीजिए। क्योंकि उन लोगों के पास सिर्फ़ पैसे ही हैं, वो सिर्फ़ आपको पैसे देंगे और फिर 5 साल लूटेंगे। इससे बढ़िया है कि वो पैसा देने के लिए जब आपके घर तक पहुँच रहा है, तो आप उसका पैसा ले लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि वो तो वैसे भी फेंक करेगा। या आप ही लोगों से लूट करके इसको जमा किया है। इसलिए पैसे जो हैं वो स्थापित दलों से लें और वोट जो है वो जेबी केसेस को करें। चलिए ठीक है, आप स्थापित जो दल है, उसके सामने आप जनता को जो है सो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, अभी जो महापंचायत सभा हुई, महापंचायत सभा में इस चीज़ को मान रहे हैं कि जयराम जी जितना आगे निकल रहे हैं, जितना उनको समर्थन मिल रहा है, उतना ही वो जनता से जो ज़मीनी स्तर की जनता है, उससे वो दूर होता जा रहे हैं। ये मान रहे हैं आप? निश्चित रूप से हम इस बात आप जो बोल रहे हैं इससे जरा-सा भी इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरी ज़मीनी स्तर मैं इसका एविडेंस दूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयराम मातो ज़मीन नहीं जन-जन तक पहुँच चुके हैं। तो जयराम मातो से एक जो मोटेशन के लिए एक महापंचायत में पहुंची जनता एक पहुंची हुई थी। वो जनता जयराम तक अपनी गुहार लगाने के लिए वो फरियाद करते रहे, जयराम उनसे मिले नहीं। आप कैसे मानेंगे? जयराम तो सीएम से भी बड़े निकल रहे नहीं, थे। नहीं, आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों की पार्टी में अलग-अलग किस्म के अलग-अलग रिंग को बनाया गया है। ऐसा नहीं कि जो समस्या उसको लेकर के सीधा जयराम मातो के पास ही जाना है। हम लोगों के पास अलग-अलग दल है और उन दलों से जब संपर्क किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये समस्या ऊपर तक जाती है और उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो वो कैसे पहुंचेंगे? उन दल तक वो जनता कैसे पहुंच पाएगी आप पहले? आपको बता दे रहे हैं कि आज सैकड़ों कार्यकर्ता जो है जेबी केसेस के महापंचायत में रहे और उस महापंचायत में अगर यदि किसी भी कार्यकर्ता को अगर यदि वो समस्या से अवगत करवाएगी, तो वो समस्या हम लोगों को केंद्र तक पहुँचेगा और उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। चलिए, इस बात से ये है। अब आप बताइए अपना, क्या राजधनवार सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, फिर आप वही प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बार-बार हमको नहीं, नहीं, फँसाते हैं इस नहीं, प्रश्न नहीं, में नहीं, पूछ नहीं रहे, सिर्फ जानकारी चाह रहे हैं नहीं, क्योंकि इधर लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा है, तो थोड़ा-सा नहीं देखिए, गुफ्तगू तो नहीं होती है नहीं नहीं, इधर-उधर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं हर हर इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कम्युनिटी के बेस पर जो है वो सोशल इंजीनियरिंग होना चाहिए हाँ, और वो जेबी केसेस भी इस बात को मानती है। जहाँ पर जिस तरह की बहुलता है, हम लोग उसको देख करके सोशल इंजीनियरिंग करके और टिकट देंगे, चूँकि अगर यदि आप इस बात को मान के चलिए कि अगर यदि वो एक इस तरह के वर्ग का जगह वहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ से अगर यदि संजोग से अगर यदि मेरी वहाँ पर जो है वो उस कम्युनिटी से हम भी बिलॉन्ग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो चुनाव के भागी हम बनते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कोर कमिटी का शुद्ध निर्णय होता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेगा और हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि अगर यदि जिस तरह का पार्टी का निर्णय रहेगा वो हम लोग अपने जैसे हृदय पर देखिए, लेंगे। आप राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र जो है, आपको मिला हुआ है, प्रभारी के रूप में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप वहाँ तैयारी कर रहे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए तैयारी तो हम आप लोग पूरी अपने विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं, नहीं? हमको अगर यदि आप बात करेंगे तो हम तो पूरे झारखंड में तैयारी करें पहली बात क्योंकि हम केंद्रीय पदाधिकारी हैं पार्टी का। दूसरी बात अगर यदि हमको लोकसभा लेकिन का नज़र देखा जा रहा है, तस्वीरें जो फ़ेसबुक, व्हाट्सएप या फिर जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है कि आप थोड़ा ज़्यादा पैनी नज़र राजधनवार विधानसभा पे, ऐसा नहीं, नहीं, क्यों? नहीं, नहीं। इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, नहीं, निश्चित रूप से आपको जानना पड़ेगा कि वो मेरा जन्मभूमि है। निश्चित रूप से हम उस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं आपकी इन चीज़ों से और चूँकि हम झारखंड का माने आप जेबी केसेस का केंद्रीय नेता हैं, तो हमारा पूरा झारखंड पर नज़र है। ऊपर से अभी जो है हम नहीं, नहीं, प्रभारी बन गए हैं कोडरमा का। हाँ, हाँ। अब कोडरमा में जो राजधनवार विधानसभा आता है, वो मेरा अपना विधानसभा है। तो अब आप हम वहाँ से गुज़रेंगे तब भी आप कहेंगे कि इस पर आपकी पैनी नज़र है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे विधानसभा जितने भी 6 विधानसभा लोकसभा में आ रहे हैं, वो सारी जगहों पर मेरी पैनी नज़र है। हाँ, चूँकि सारे राजधनवा जगह कहाँ? धनवार में ज़्यादा, जमुआ में कम। आप जमुआ भी तो ये कर सकते हैं। जमुआ में कहाँ देखा जा रहा आपको है? बता दे रहे हैं कि जमुआ में यदि आप बात करें तो 2 दिन पहले हम झारखंड धाम पूजा करने गए थे, वो जमुआ में ही आता है। गांडे उसके कहाँ? उसके उसके पहले आप बगोदर में नहीं, कहाँ? आपको नहीं बता दे है? रहे हैं, हाँ। गांडे में जनसभा हुई थी, वहाँ जाकर के हम गांडे में अपना बात रखे थे। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि जमुआ में जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको अगर यदि याद हो, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उसमें जी, मेरा बिल्कुल, बाइट लिए बिल्कुल, थे बिल्कुल, और बिल्कुल। जमुआ में भी थे। तो निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा कि ये हम लोग पूरे लोकसभा में ध्यान रख रहे हैं, लेकिन राजधनवार चूँकि मेरा जन्म स्थल है और लोग इस तरह का अटकलें लगाते हैं कि ये चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपका जायज़ भी है। इसका मतलब आप चुनाव लड़ेंगे। नहीं, नहीं, हमने ये नहीं कहा
कि नहीं, ऐसा नहीं, आप आप जायज़ सोच की रहे बात हैं। बोले हैं। नहीं, नहीं जायज़ मतलब चूँकि अब मेरा वहाँ जन्मभूमि, हम उधर से आते-जाते, मेरा घर वहीं है, हम रात को वहीं रुकते हैं, फिर दिन भर कोडरमा का दौरा करते हैं, तो इसीलिए आपको लगता है कि नहीं हम राजधनवार में अधिक ध्यान दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी वहाँ एक मजबूत लीडर के तौर पे खड़े हैं और मैं मैं आपकी इस बात को ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। एक बात आप समझ लीजिए कि बाबूलाल मरांडी बहुत बड़े नेता हैं, यदि उनसे हम जीत जाते हैं तो ये गर्व का विषय है, यदि उनसे हार भी जाएँगे तो ये मेरे फ़ख्र की बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि मतलब एक बात क्लियर हो गई कि चुनाव लड़ेंगे। नहीं, नहीं ये देखिए, अभी देखिए बातें सामने ये बात आप कैसे बोल रहे हैं कि अगर जीत भी गए, हार भी गए हमने कहा कोई भी कोई भी मेरा उन व्यक्ति नहीं, हाँ। अभी मैं बताया आप खुद बोले कि हुँ। मैं नहीं, बात नहीं, किया। मेरा मतलब है कि हाँ, मैं मतलब अभी जेबी केसेस होता है। हाँ। मैं का मतलब चूँकि मैं केंद्रीय सदस्य हूँ, तो अभी जेबी केसेस होता है। वहाँ का जो भी उम्मीदवार होगा, वो निश्चित रूप से लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा और हमको पूरा भरोसा है कि हम लोग 2024 में वहाँ से भी विधायक बना करके और अपने विधानसभा भेजेंगे। बातें बदली हुई है। खैर कोई बात नहीं है, हमारे जनता जनार्दन इस चीज़ की डिसाइड करेंगे, वही आपको बताएँगे। अगर राजधनवार विधानसभा क्षेत्र की जनता है, तो आप कमेंट करके बताइए कि जो राजदेश रतन जी बोले हैं, इनकी बातों से क्या लग रहा है कि ये चुनाव लड़ेंगे और कोडरमा लोकसभा का प्रभारी ही क्यों बनाया गया है? बाकी बहुत से सवाल हैं, क्योंकि जयराम मातो अभी जिस तरह से 2024 में एक नई एनर्जी के साथ छलांग लगाए हैं, लंबे समय विश्राम करने के बाद, यूँ कह सकते हैं 45 दिन के विश्राम करने के बाद, लगभग जो छलांग लगाए हैं और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने की घोषणा भी किए हैं, उस पे भी सवाल बनता है। हम कभी फिर बात करेंगे, हो सकता है जयराम जी मिले उससे भी बात करेंगे, नहीं तो केंद्रीय सदस्य लोग हैं, प्रवक्ता जी हैं, उनसे भी कभी मुलाकात करेंगे। लेकिन राजधनवार विधानसभा को लेके, कोडरमा लोकसभा को लेके आपके मन में क्या विचार है? जेवीके से संगठन विस्तार कहाँ तक कितनी हुई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे, जय हिंद, जोहार।